अब इन लोगों की कोई हैसियत औकात नहीं है। अब तो ये अभी बोल सकते हैं ना जब वो नहीं है, उस टाइम बोलते अगर थे कुछ तो। अभी तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त जब ये थे लोग, अब कितने अच्छी तरीके से सारी बातें बताते हैं ना कि ऐसे आंख में ये डाल दिया, ऐसे नाखून नोच लिए, ऐसे कर दिया। ये तो सब पेड़ के पीछे छुपे थे, उस वक्त मदद करने गए नहीं। अब ये तब से लेके आज तक कुछ नहीं कर पाए, अब करने आए, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग भी मोदी जी के खिलाफ हो गए। ये उससे डाइवर्जन करने के लिए है। अब ये छोटी मोटी बिल्डिंगें भी तोड़ लें। जब इन्होंने देश ही तोड़ लिया, दुनिया की सबसे रईस कंट्री थी, सारा पैसा चुरा के दे ही दिया, अंग्रेजों के साथ मिलके दे ही दिया ना। आप क्या तोड़ेंगे? और ये क्या बचा है? ये तो चिल्लड़ भी, ये ताजमहल, ये सब चीजें तो चिल्लड़ भी नहीं है ना। वो तो सब ये लुटवा ही चुके हैं। क्या क्या नहीं लुटवाया इन्होंने, तो इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो लुटेरे पहले भी थे। अब हमले और वायलेंस पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स करते हैं। जिंदा थे, किसी की औकात और मजाल नहीं थी कि वो ऐसी बात अपने दिमाग में भी ले आए। ठीक, जब वो मर भी गए थे तो जो लोग उनके बहादुर मुखालिफ थे उन्होंने उनकी कब्र को प्रोटेक्ट करके रखा। अब बुज़दिलों का कोई ईमान धर्म थोड़ी होता है, बुज़दिल तो कुछ भी बोलते रहते हैं। उनकी बहादुरी पत्थर पे अटैक करके है, तो पत्थर तोड़ के क्या होगा? जिसकी औकात थी वो उस वक्त आता। अब तो कोई भी औरंगज़ेब के बारे में कुछ बोल ले, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ भी कोई बोल ले, मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं औरंगज़ेब के खिलाफ बोलता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मुखालिफ हूँ तो ये सच्चाई मैं बोलना बंद कर दूँ कि दारा शिकोह जो इतने बड़े जनरल थे उनको हराया था, मैं ये बोलना बंद कर दूँ, क्योंकि मैं औरंगज़ेब के खिलाफ हूँ। किस वजह से? वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक फरमान नहीं लाया जो वो ला सकते थे अगर वो इस्लाम के इतने ही बड़े मानने वाले थे कि आज से छुआछूत ख़त्म, कोई किसी को पानी पीने से कॉमन जगह से नहीं रोकेगा, कोई किसी को धार्मिक स्थल में जाने से किसी को नहीं रोकेगा। किसी की औकात और मजाल थी? आप लोग सोच सकते कि औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी कर दिया और उसके बाद कोई मना कर दे, सब के सब पैरों में गिर के उनके मान लेते, छुआछूत ख़त्म हो जाती है हमारे देश से। इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा मुखालिफ हूँ। और लेकिन मैं ये कहना बंद कर दूँ कि वो इस तरीके के ईमानदार थे। हालांकि इस बारे में भी चर्चा हो सकती है कि वो सरकारी ख़जाने से, उस ख़जाने में से भी जो उनके बुज़ुर्गों ने उनके लिए छोड़ा था, एक पैसा नहीं लेते थे। अपनी सारा जो अपने ऊपर जो भी उनका खर्चा होता था, यहाँ तक कि ये कब्र बनाने के लिए भी, पता है उन्होंने अपनी टोपियों के ही इनकम से ये कब्र भी बनाई थी। अब इन लोगों की कोई हैसियत औकात नहीं है। अब तो ये अभी बोल सकते हैं ना जब वो नहीं है, उस टाइम बोलते अगर थे कुछ तो। लेकिन आक्रमणकारी कहा जा रहा था कि संभा महाराज को बहुत बुरी तरह से मारा। देखिए, बुरी तरह से मारा या नहीं मारा, ये लोग दूरबीन लेके पीछे तो खड़े नहीं थे ना, मैं खड़ा था। ठीक है, बुरी तरह से तो ये भी कहा जाता है उन्होंने अपने वालिद साहब को भी बुरी तरीके से मारा, अपने भाइयों को भी बुरी तरीके से मारा, अंधा किया, पोस्त का पानी पिलाया। उसका पता है मतलब क्या होता है? पोस्त का पानी पिलाने से आदमी का दिमाग ही ख़त्म हो जाता है लगातार। तो बहुत सारे जो कैदी होते थे उस दौरान, वो ये दुआ करते थे, ये रिक्वेस्ट करते थे अपने बादशाहों से जो उन्हें कैद कर लेते थे, जो भी, कि हमें जान से मार दो लेकिन पोस्त का पानी मत पिलाना, वो ट्रीटमेंट हमें मत देना। तो ये भी उनके खिलाफ है। तो उस वक्त उन्होंने जो सबके साथ किया, इनके साथ भी किया। तो सर, क्या जो मुगल की निशानी है जितनी भी है सारे को तोड़ देना चाहिए? सिर्फ कब्र पे क्यों बात हो रही है? और भी है मुगल की निशानी, उनको भी तोड़ देना चाहिए। देखिए, आरएसएस और उसके एजेंट्स ने, जो ज़ायनिस्ट फोर्सेस हैं, जो उन्होंने पहले ही उनकी बहुत सारी सबसे बड़ी बड़ी निशानियां तो तोड़ ही दी हैं। मानसरोवर तो तोड़ ही दिया ना, भारत से ले ही गए, चाइना ले गई। किसने जीता था वो? इसलिए आलमगीर बोलते हैं उन्हें। मानसरोवर जीता था चाइना से, अफगानिस्तान तक, ईरान तक भारत था, वो तो इन्होंने आरएसएस वालों ने जो दूसरे ज़ायनिस्ट ताकतें हैं उनके साथ मिलकर तोड़ ही दिया। अब ये छोटी मोटी बिल्डिंगें भी तोड़ लें। जब इन्होंने देश ही तोड़ लिया तो क्या है, बांग्लादेश अलग कर दिया। ये औरंगज़ेब साहब की तो देन है। दुनिया की सबसे रईस कंट्री थी भारत, वो तो उन्होंने तोड़ी दी। 25 से 27% दुनिया भर की जो वसाइल, जो एसेट्स थे ना, जो सरमाया था दुनिया भर का, वो भारत में था। इतना बड़ा देश था जो अशोक के बाद सबसे बड़ा था, वो तो उन्होंने तोड़ ही लिया। सारा पैसा चुरा के दे ही दिया, अंग्रेज़ों के साथ मिलके दे ही दिया ना। आप क्या तोड़ेंगे? और ये क्या बचा है? ये तो चिल्लड़ भी, ये ताजमहल, ये सब चीज़ें तो चिल्लड़ भी नहीं है ना। वो तो सब ये लुटवा ही चुके हैं। क्या क्या नहीं लुटवाया इन्होंने?
तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो लुटेरे पहले भी थे। लेकिन सर, वेस्टर्न लोगों को अंग्रेज अच्छे थे या मुगल अच्छे थे, कौन अच्छा था? आरएसएस के लोगों के लिए नहीं कि देश के लिए। मेरी नज़र में तो अंग्रेज आरएसएस के लिए बहुत अच्छे थे। हाँ। जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग थे उनके लिए अच्छे थे, और मुग़ल भी अच्छे थे, क्योंकि वो भी तो इन्हीं के साथ मिलके काम कर रहे थे। इनके दरबारों में भी तो मनुवादी मानसिकता के लोग थे। लेकिन एक चीज़ थी, और मनुवादियों ने तो मुग़लों को अकबर के टाइम से चाइना की तरफ से, उनका अटैक तो चाइना की तरफ था ना मेन, मुग़लों का। बैक टू द रूट्स जाना चाहते थे वो, मंगोलिया तक। हाँ। तो इनको जो मनुवादी मानसिकता के लोग थे बहका के साउथ की तरफ डाइवर्ट कर दिया, मराठों की तरफ डाइवर्ट किया, वरना वो तो मानसरोवर और उससे आगे जा रहे थे। आज भारत, चाइना आधा भी भारत में ही होता अभी। तो लेकिन ये लोग जो भी कमाते थे या मानसरोवर से भी अगर कुछ लेके आए होंगे, जो जीतने के बाद, जंग जीतने के बाद नजराने मिलते थे, तो वो लाके कहाँ रखते थे? यहीं पे हमारे जैन समाज के लोगों के पास या अपने सरकारी खजाने में। वो कहाँ है? यहीं तो है। अंग्रेज वो सब लूट के यहाँ से वहाँ ले गए, कोहिनूर लूट के ले गए। मुगल को फिर लुटेरा क्यों कहते हैं कि मुगल क्या लूट कर ले गए भारत से? कौन कहता है? कहते हैं ना ये आरएसएस बजरंग। तो बेईमान लोग तो कहेंगे ना, बेईमान लोग ईमानदारों को हमेशा बेईमान कहते हैं। इसमें कौन सी नई बात है? मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ ना। कोहिनूर हीरा कहाँ है? भारत की सारी संपदा कहाँ है आज? जो मुगलों ने कहाँ कहाँ से भी लेके इकट्ठी करके दिल्ली के दरबार में रखी थी, या जो ताकत भारत की बनाई थी, वो कहाँ है आज? आज 3% है ना वर्ल्ड की जीडीपी भारत में, 3 से 4%। कहाँ गई वो बाकी 22%, 20%? कौन लोगों ने लूट ली? इन्हीं आरएसएस के लोगों ने, इन्हीं अंग्रेजों ने। वो यही ले गए ना बाहर। ये क्या लेगा? टी राजा तो कह रहे हैं कि मैं और मेरा बेटा चल के कब्र को तोड़ देंगे। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, जब देश ही तोड़ दिया उन्होंने, कब्र तो छोटी बात है। उसका इतना बड़ा काम, वो तो कब्र तो औरंगजेब ने खुद बनाई भी नहीं थी ना, वो तो उसके बाद वालों ने बनाई थी। और वो तो कच्ची कब्र थी, उसको तोड़ने की भी क्या आवश्यकता थी? उसको तो बनाया ही बाद के लोगों ने। अगर और शिवाजी के जो वंशज थे उनके टाइम में बनी है पक्की। अगर टी राजा सिंह अगर कब्र तोड़ते हैं, अगर औरंगजेब उठते हैं कब्र में, कहीं अक्सर कलम करते, तो फिर क्या होगा? नहीं, अगर उनको ये अगर खदशा भी हो जाएगा ना, हालांकि ऐसा तो इम्पॉसिबल ही है, अगर उनको रात को सपने में भी आ गया और किसी ने बोल दिया, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं सीरियसली बात बता रहा हूँ, तो टी राजा ये देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, अगर ये उनको किसी ने झूठे में भी कन्विंस कर दिया कि औरंगजेब जिंदा भी हो सकता है। सर अगर तो छोड़ के कब्र चले तोड़ दी तो मुसलमान को क्या दिक्कत है? क्यों खलीफा थोड़ी थे, तोड़ दे तो तोड़ दे। मैं मुसलमान क्यों मैं परेशान इतनी देर आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत है? हाँ। मैं मुसलमान नहीं समझते आप मुझे क्या? फिर दंगा मैं पूरा ईमान फसाद वाला हो रहा नहीं हूँ, है इसके कोशिश नाम तो पे। कर रहा हूँ। दंगा, फिर आप दंगा फिसाद पे आ गए। कोई भी मुसलमान, कोई भी शेड्यूल कास्ट, कोई भी शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी सिख, कोई भी ओबीसी का व्यक्ति जो अपने दिमाग से काम कर रहा होगा या आरएसएस का एजेंट नहीं होगा, वो कभी वायलेंस, हिंसा कर ही नहीं सकता। कब से? जब से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान लाया। जो भी करते हैं, अब ये पहले तो कुछ लोग जो ये मनुवादी मानसिकता के घरों में पैदा हुए थे ना, वो थोड़ा बहुत दंगों में, हमलों में कमज़ोर वर्गों के खिलाफ शामिल भी हो जाते थे। अब कुछ सालों से तो बिल्कुल बंद कर दिया, जो सो कॉल्ड अपने आप को जनरल कैटेगरी के लोग भी कहते हैं ना, बिल्कुल, एक मिनट, दंगों में पार्टिसिपेट करना बंद ही कर दिया है। अब हमले और वायलेंस पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलके सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के ट्रेंड कार्डर्स करते हैं। उनकी जो संगठन है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे, आरामबाई तेंगुल, मैथिल लेपुन जैसे, उनके ट्रेंड कार्डर्स, जो उनके जो वो होते हैं ना मेंबर्स, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है इसी काम की, वही करते हैं, और कोई करता ही नहीं है। मुसलमानों ने कोई हिंसा नहीं की। नागपुर में किसने करी? फिर मुकदमे तो उन्हीं पे लगे हैं मुसलमानों पे। मुकदमे लगने से हिंसा भी हो जाती है। सर जाहिर है, लेकिन अभी मास्टरमाइंड तो पुलिस कहा के जा लिए रहा है लोग ना पहुंच फाइम गए को। तो अभी पत्थर मार रहे हैं। अभी मुकदमे तो दिल्ली दंगों में भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों पे ज्यादा है। अब रोज बरी होके आ रहे हैं ना, और रोज आ रहा है कि इनको झूठा फंसाया गया है, और रोज कपिल मिश्रा जी जैसे लोगों के खिलाफ भी ऑर्डर हो रहे हैं एफआईआर के, और ये हो रहे हैं ना। तो जब पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी अपना गलत काम करना शुरू कर दें, तो मुकदमे तो झूठे बनते ही है ना। झूठे हैं मुकदमे, ये बिल्कुल झूठे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी कह रहे हैं कि जो मास्टरमाइंड था वो भी सामने आ गया, और जो लोग हिंसा किए वो लोग भी सामने आ गए, उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और देवेंद्र फडणवीस जी सच बोल रहे हैं, ऐसा कोई गारंटी है किसी के पास? वो कभी सच बोल सकते सीएम हैं? है सर वो। सीएम है और सीएम के पद गृह पे, मंत्रालय अरे देखिए, गृह मंत्रालय और पद पे आने से कोई लोग सच भी बोलने लगते, फिर तो अदालतें बंद ही कर देनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस जी उसी आरएसएस के प्रोडक्ट हैं जिस आरएसएस के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने
प्रोटेस्ट किया था, बिना परमिशन के किया था, और ये कहा था कि हमने औरंगज़ेब की मूर्ति जलाई, क्या क्या बोलते हैं उसे, प्रतिमा जलाई है, और वो बैनर जलाया जिस पे ये तो उन्होंने खुद ही कहा है ना, आयतें लिखी हुई थी। तो फडणवीस जी भी उसी संगठन से आते हैं, तो वो तो मेरा जो दावा और इल्ज़ाम है उनके ऊपर, वो लोग तो वही संगठन तो करवाने वालों में है, तो वो अपने ही खिलाफ एफआईआर करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा ये है कि हमारे सारे उलमाए सू अभी वहाँ पहुँच चुके होंगे, नागपुर, और लोगों को गुमराह कर रहे होंगे कि हम तुम्हारी पुलिस से सेटिंग करा देते हैं, ये करा देते हैं, पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यही काम कर रहे हैं वो जाके, ये आरएसएस से, मैं कह शांति उन्हीं के संगठन, वो भी तो आरएसएस के संगठन ही हैं, जो इनके टॉप लीडर्स हैं वो तो आरएसएस के ही मेंबर्स हैं। अरशद मदनी मोहम्मद, तो अल्लाह वाले दिखाने के लिए अल्लाह वाले हैं। सर, औरंगजेब की जगह बहादुर शाह जफर की तस्वीर जला दी गई, क्या कहेंगे इस वजह? उन्हें तस्वीर से मतलब है, उनका मतलब सिर्फ जलाने से है, उनका मतलब सिर्फ आग लगाने से है, उनका मतलब सिर्फ हमला करने से है, और किसी चीज़ से थोड़ी मतलब है उनका। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने पर से लोग पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, आगजनी कर दे रहे हैं, हिंसा फैला दे रहे हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता ना, हो ही नहीं सकता, ये जनरल पब्लिक भी नहीं कर सकती जो जनरल कैटेगरी से आती है, ये सिर्फ आरएसएस के कार्डर्स ही करते हैं। लेकिन अक्सर बेशतर लोग जो है उन लोगों को देखेंगे कि उनके दादा का नाम, दादा के दादा का नाम या ताऊ के बच्चे का नाम याद नहीं होता। 300 साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। आखिर इतना मतलब मेमोरी इतनी अच्छी कैसे है? पेड़ के पीछे छुपे हुए थे ना सब, ये सब लोग उस वक्त देख रहे उस वक्त पेड़ के पीछे छुप के सारी चीज़ें देख रहे थे। तभी तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त जब ये थे लोग, अब कितने अच्छी तरीके से सारी बातें बताते हैं ना, कि ऐसे आँख में ये डाल दिया, ऐसे नाखून नोच लिए, ऐसे ये कर दिया, ये तो सब पेड़ के पीछे छुपे थे, उस वक्त मदद करने गए नहीं। अब ये तब से लेके आज तक कुछ नहीं कर पाए। अंग्रेजों के टाइम में तो इन्हीं के लोग थे सारे, तब भी कुछ नहीं किया, अब करने आए, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग भी मोदी जी के खिलाफ हो गए। ये उससे डाइवर्जन करने के लिए है। मोदी जी तो खुद शिवाजी हैं, तुमने तो याद होगा ना, लोग कह रहे हैं कि शिवाजी का अवतार है एक तरह से, उनके सांसद उन्हें याद होगा उस टाइम पे क्या हुआ। अब देखिए, इतने बड़े आदमी के साथ ऐसे आदमी का नाम लेके शिवाजी का नाम गंदा मत करो आप प्लीज़, मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता। नहीं, वो तो बायोलॉजिकल भी नहीं है, उनको तो भेजा गया तो नहीं, लेकिन शिवाजी के साथ मोदी जी का नाम लेना मतलब शिवाजी की बहुत बड़ी बेइज्जती है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। चाहे जो भी है, औरंगजेब के सामने तलवार उठाना कोई बहादुरी आदमी कर सकता है, मोदी जी बहादुर कतई नहीं। मोदी जी बहादुर नहीं है, कतई नहीं है। डंका बज रहा है उनका, और देखिए यहीं बैठे बैठे युद्ध रुकवा देते हैं, ट्रंप उनके सामने कांपने लगते हैं। 56 इंच का सीना। और सुब्रमण्यम स्वामी जी ये कहते हैं कि चाइना से डरते हैं, इन्होंने अपने चाइना के डर की वजह से 4500 किलोमीटर की जगह जो है छिनवा दी, और उनके खिलाफ उनको झूठा भी नहीं बताते हैं आज तक। हमारा सबसे बड़ा दर्द जो इस वक्त है वो यही है कि जो ज़मीनें औरंगज़ेब ने या उसके बुज़ुर्गों ने जो चाइना से भारत की वापस ली थी, वो तक छिनवा रहे हैं। अशोक सम्राट के ज़माने की जो जगहें वापस ली थी, ये मोदी जी वो गंवा रहे हैं। इसीलिए मुझे दुख हो रहा है, शिवाजी के साथ अगर बुज़दिलों का नाम लिया जाता है तो शिवाजी बहादुर आदमी थे। अब मोदी जी तो बुज़दिल ही है ना, क्या मोदी जी भी बुज़दिल नहीं है? तो सुब्रमण्यम ला के दिखाते हैं तो मामले फैसले पलट जाते हैं। ला ला के तो बहुत सारी चीज़ों से होती हैं, अब मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता। ला ला के दिखाने से कुछ नहीं होता। सर, जो बात करते थे अखंड भारत की, क्योंकि औरंगजेब के टाइम में कहा जाता है कि पूरा भारत अखंड भारत था, सम्राट आरएसएस वाली कल्पना करते, क्या उनको उनके सपने को तोड़ रहे हैं क्या ये लोग? सम्राट अशोक के बाद भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा ये सम्राट औरंगजेब के टाइम में, सम्राट अकबर के टाइम में था। ये लोग तो देश तोड़ने वाले हैं ना, ये लोग कभी भी एक करने वाले नहीं है। इनका मकसद तो भारत जो अब ये कम होके भी बच गया है उसको भी तोड़ना है। सर, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो लोग औरंगजेब और मुगल का सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, इन्हें रहने का कोई हक नहीं है यहाँ पर। अभी हम लोग उस तरफ जाएंगे, लेकिन अभी हमारी सरकार आ जाए, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और उसको वापस भारत में मिलाएंगे। अभी समय नहीं आया, अम्बेडकरवादियों की सरकार आने दो। हम बांग्लादेश के लोगों से भी बात करेंगे और पाकिस्तान के लोगों से भी बात करेंगे कि वहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, आप लोग वापस बैक टू आवर रूट्स आओ। फिर जो अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी पूरे जो बड़े भारत में। लेकिन ये तो मोदी जी के राज में कहा जाता है अखंड भारत बनाएंगे। मोदी जी ने कहा है ना ये, तो फिर वो हमेशा झूठ ही बोलेंगे। मैंने आपको कितनी बार बताया, मोदी जी जो भी बोलेंगे उसका उल्टा सच होता है। ये है बात, अम्बेडकरवादी जो भी बोलेंगे वही सच होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।